लास्ट क्लास में कहां तक हमारी बातें हो गई थी? क्वेश्चंस हो गए थे ना हमारे, ऑप्टिकली एक्टिव इनएक्टिव हम देख रहे थे, वो सुलटा दिए हैं। दो चार छोटी छोटी टर्म्स उनको जल्दी से जल्दी सुलटाते हैं। नेक्स्ट हमारे सामने वर्ड है एनेंशियोमर। एनेंशियोमर्स। एनेंशियोमर्स। सभी आ जाएं, जल्दी आ जाएं भाई। अच्छा तो लिखो फिर तो डेफिनेशन। Stereoisomers which are mirror image of each other. Stereoisomers which are mirror image of each other. Stereoisomers which are mirror image of each other. ऐसे स्टीरियोआइसोमर जो एक दूसरे की क्या होते हैं? मिरर इमेज। क्लियर? और करके दूसरी डेफिनेशन भी इसमें लिख सकते हो। और करके दूसरी डेफिनेशन लिखो। Chiral molecule and its non-superimposable mirror image. Chiral molecule and its non-superimposable mirror image. Chiral molecule and its non-superimposable mirror image. Chiral molecule and its non-superimposable mirror image are enantiomers. Are enantiomers. आइए थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूं। स्टीरियोआइसोमर्स दो ही टाइप के होते हैं। अगर आपसे पूछे स्टीरियोआइसोमर्स में क्या रिलेशन है, या तो स्टीरियोआइसोमर्स एक दूसरे के क्या मिलेंगे? एनेंशियोमर्स। क्या मिलेंगे? एनेंशियोमर्स। आप इस बात को समझिए, अगर स्टीरियोआइसोमर्स में रिलेशन पूछा जाए, जैसे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में रिलेशन पूछा जाए तो बहुत सारे थे, चेन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, मेटामर्स, टोटोमर्स, रिंग चेन। क्लियर? लेकिन अगर स्टीरियो में पूछा जाए तो स्टीरियो आइसोमर्स में रिलेशन दो ही होते हैं, या तो दो स्टीरियो आइसोमर एक दूसरे के एनेंशियोमर्स होते हैं, या दो स्टीरियो आइसोमर्स एक दूसरे के डायास्टीरियोमर्स होते हैं। दो ही रिलेशन होती है दोस्तों स्टीरियो आइसोमर्स में। अगर दो स्टीरियो आइसोमर एक दूसरे की क्या है? मिरर इमेज। क्या है? मिरर इमेज, तो वो एनेंशियोमर होंगे। अगर वो एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है तो वो डायास्टीरियोमर्स होंगे। दो ही रिलेशन है। अगर मान लीजिए इस प्रकार से एक्स एंड अगर अपन बात करें वाई, आपस में क्या है? स्टीरियो आइसोमर्स। और हमसे पूछे क्या रिलेशन होगा, तो या तो एक्स वाई एक दूसरे के एनेंशियोमर्स निकलेंगे, या एक्स वाई एक दूसरे के डायास्टीरियोमर्स निकलेंगे। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ? एनेंशियोमर्स आपके जो हैं वो नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज होता है। दूसरा डेफिनेशन जो है वो बेटर है कि कायरल मॉलिक्यूल और उसकी नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज में जो रिलेशन होता है उसे हम क्या कहते हैं? एनेंशियोमर्स। आइए इसको आगे समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए हमारे सामने ये एक मॉलिक्यूल गिवन है। ये हमारे सामने एक मॉलिक्यूल है। आप जल्दी से जल्दी इसमें बताएंगे कि ये मॉलिक्यूल कायरल है या अकायरल। आप बताइए, आपने कैसे पहचाना ये कायरल है? बिकॉज इट कंटेन सिंगल कायरलिटी सेंटर। तो इसमें कायरलिटी सेंटर कितना है बच्चे? 1। अगर 1 कायरलिटी सेंटर है तो बताइए मॉलिक्यूल कैसा हुआ? कायरल। अब कहता है इसके मिरर इमेज ले लो। क्या ले लो? मिरर इमेज। ये आपका कायरल मॉलिक्यूल है। जब आप इसकी मिरर इमेज लोगे तो कहता है कायरल मॉलिक्यूल की मिरर इमेज उसका इनेंशियोमर कहलाता है। और ये दोनों सेम कंपाउंड्स नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं ये कैसी मिरर इमेज है? नॉन सुपर इंपोजेबल या फिर नॉन आइडेंटिकल। ये हमारे सामने रहेगा। तो ये एक कायरल मॉलिक्यूल है। कायरल मॉलिक्यूल की जो मिरर इमेज होती है, आप बोल सकते हैं, क्या क्या कमेंट कर सकते हैं इनके ऊपर? सबसे पहले बताइए ये कैसी है? नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज। नॉन सुपर impossible mirror image।
ये जो मिरर इमेज है ये नॉन सुपर इंपोजेबल है। सर आपको कैसे पता चला? ये कायरल मॉलिक्यूल्स हम जानते हैं। नेक्स्ट, आप इसकी जगह बेटर वर्ड इस्तेमाल में ले सकते हो जो ज्यादा क्लियरिटी देता है। क्या? नॉन आइडेंटिकल। कैसे मिरर इमेज है ये? नॉन आइडेंटिकल मिरर इमेज, ये हमारे सामने रहेगा नॉन आइडेंटिकल मिरर इमेज। मतलब ये मिरर इमेज जरूर है पर ये चीजें सेम नहीं है, ये आइडेंटिकल नहीं है। आप खुद ही कह रहे हो नॉन आइडेंटिकल, तो फिर ये दो अलग है, तो दो अलग के बीच में कोई रिलेशन तो होना चाहिए, और उसी रिलेशन का नाम है क्या? एनेंसियोमर्स। उसी रिलेशन का नाम है क्या? एनेंसियोमर्स। तो अब आप देखो, ये डेफिनेशन आई थी एनेंसियोमर्स की नीट 2022 के अंदर स्टेटमेंट में। एनेंसियोमर्स हैव सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज। सही या गलत? नॉन सुपर इंपोजेबल। क्लियर? एनेंसियोमर केवल किसका एग्जिस्ट करेगा? कायरल का। एक कायरल मॉलिक्यूल की जो नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज होती है, तो उन दोनों के बीच का जो रिलेशन होता है उसे हम क्या कहते हैं? एनेंसियोमर। ये मिरर इमेज जरूर है, एक नहीं है, दिखते एक जैसे हैं लेकिन एक नहीं है। जैसे आपने देखे होंगे ट्विंस, बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं वो, पर वो एक नहीं होते, तो उनके बीच की रिलेशन को आप क्या कहते हैं? ट्विंस, जुड़वा। हिंदी में अगर अब हम बात कर ले तो ये बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं पर ये एक नहीं है, इन्हें हम कहते हैं एनेंसियोमर्स। क्लियर? इनमें बहुत सारी बातें जो होती हैं वो ऑलमोस्ट सेम होती हैं, बस कुछ ही बातें हैं जो अलग है, और वो सबसे मेन बात होता है इनका एंगल ऑफ रोटेशन। एंगल ऑफ रोटेशन आप समझिए, मान लीजिए अगर मैंने इसका स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन आपको बता दिया है कि इसका स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन -x डिग्री है। अब आप बताओ, इस वाले का बता दिया है -x डिग्री। अब बताओ ये डेक्स्ट्रो है या लीवो है? लीवो रोटेटरी है। आपको पता अगर ये लीवो रोटेटरी है तो इसका एनेंसियोमर डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा। इनमें खास बात है कि ये एक ही चीज में डिफरेंट होते हैं मेनली, कि ये पीपीएल के प्लेन को सेम अमाउंट से घुमाते हैं। किससे? सेम अमाउंट से घुमाते हैं पर डायरेक्शन अपोजिट रखते हैं। अगर ये पीपीएल को मान लीजिए x डिग्री से घुमा रहा है तो वो -x से, अगर ये -x से घुमा रहा है तो वो +x से। मतलब अगर ये कैसा है आप लोगों के सामने बताइए, अगर ये हमें बता दिया जाए कैसा है? लीवो रोटेटरी। कैसा है? तो हम बता देंगे इसका एनेंसियोमर कैसा होगा? डेक्स्ट्रो रोटेटरी। क्या होगा? डेक्स्ट्रो रोटेटरी हमारे सामने रहने वाला है। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आया? अब ध्यान से सुनिए, एनेंसियोमर्स में कई बार स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस बनते हैं, उसको आपको रटने की जरूरत नहीं है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं जिससे आप चीजों को बहुत आसानी से याद रख सकते हैं। अगर हम ह्यूमन बॉडी को कायरल माने, क्या माने? कायरल, कंसीडरिंग द ऑर्गन्स, अगर हम इसको दो बराबर हिस्सों में कट करना चाहें तो बराबर हिस्सों में कट नहीं होगा। आप जानते हैं हार्ट एक साइड होता है, दूसरी साइड नहीं होता। ऐसे यूं कट करोगे ओरिजेंटली तो एक साइड मुंडी जाएगी, एक साइड पैर जाएंगे, दो बराबर हिस्से होंगे ही। अगर आप वर्टिकली कट करोगे तो हार्ट आपका लेफ्ट साइड में है, राइट साइड में नहीं है। कुछ लोगों का राइट में भी होता होगा तो फिर लेफ्ट में होता तो एक ही है। इसका मतलब दो बराबर हिस्से नहीं हो सकते। तो हम कंसीडर कर रहे हैं ह्यूमन बॉडी को कायरल। क्या कंसीडर कर रहे हैं? कायरल। तो आप समझिए, जब हम मिरर के सामने खड़े होते हैं तो हमारी क्या बनती है? इमेज। टेक्निकली वो सेम ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि आप कैसे हैं? कायरल। और कायरल मॉलिक्यूल की मिरर इमेज कैसी होती है? नॉन आइडेंटिकल। मतलब ये और ये एक जैसे नहीं है पर ये दिखते एक जैसे हैं। जैसे आप मिरर के सामने जाओगे तो इमेज बिल्कुल आप जैसी दिखाई देगी और आप परेशान हो जाओगे, आप बोलोगे नहीं नहीं ये अलग है ही नहीं, ये तो क्या है? सेम। लेकिन वो सेम नहीं है, उसमें यस कुछ बातें आप जैसी हैं। जैसे जितनी हाइट आपकी है आपकी इमेज की हाइट भी मिरर में उतनी ही दिखाई देगी। सही बात है। जैसा कलर आपका है मिरर की इमेज में कलर भी आपका वैसा ही दिखाई देगा। क्लियर? जैसे हेयर स्टाइल आपकी है इमेज में भी हेयर स्टाइल बिल्कुल वैसी ही दिखाई देगी। क्लियर? जितना मोटापा आपके अंदर है इमेज में भी उतना ही मोटापा दिखाई देगा। यानी कि फिजिकल अपीयरेंस कुछ एक जैसी दिखाई देती है। तो जी हां, ये एनेंसियोमर्स की खास बात होती है कि इन दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है। यानी कि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है इसका भी बॉइलिंग पॉइंट क्या मिलेगा? सेम। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है इसका भी क्या मिलेगा? सेम। इसकी जो सोल्युबिलिटी होगी वाटर के अंदर इसकी भी सोल्युबिलिटी क्या मिलेगी? सेम।
इनकी सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है एक्सेप्ट वन, और वो है ऑप्टिकल रोटेशन। अगर ये लीवो रोटेटरी है तो वो क्या मिलेगा, डेक्स्ट्रो। दे विल रोटेट द पीपीएल बाय इक्वल अमाउंट बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज में घुमाएगा तो ये क्लॉकवाइज में, और ये आप मिरर के सामने देख सकते हैं। अगर आप मिरर के सामने खड़े होकर 25 डिग्री से क्लॉकवाइज घूमोगे तो आपकी इमेज 25 डिग्री से एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी। अगर आप मिरर में राइट हैंड उठाओगे, आप राइट हैंड उठाओगे तो मिरर में, इससे प्रूव होता है वो आप नहीं है, वो अलग है, वो आपका इनेंशियोमर है। आप बालों में ऐसे क्लॉकवाइज हाथ घुमाओगे, वो भी हाथ घुमाएगा पर एंटी क्लॉकवाइज। इट मींस एक कायल ऑब्जेक्ट के मिरर इमेज उसका इनेंशियोमर होता है। क्या इनेंशियोमर एक अकायरल मॉलिक्यूल का हो सकता है? नहीं, क्योंकि अकायरल मॉलिक्यूल की मिरर इमेज सुपर इंपोजेबल हो जाती है, आइडेंटिकल हो जाती है, वो दो अलग ऑब्जेक्ट होते ही नहीं है। तो पहले ये जल्दी से नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। हल्का सा इंट्रोडक्शन इनका यहां पर होगा, बाकी हम आरएस कॉन्फ़िगरेशन में इन पे डिटेल डिस्कशन करेंगे। जल्दी जल्दी सुलटाएंगे भाई। कायरल मॉलिक्यूल की मिरर इमेज उसका क्या होता है? इनेंशियोमर। दो एक जैसे दिखने वाले भाई, दो एक जैसे दिखने वाली बहन, क्या कहते हैं? ट्विन्स। दो एक जैसे दिखने वाले मॉलिक्यूल जो एक नहीं है, उन्हें हम क्या कहते हैं? इनेंशियोमर्स। सुलटा दिया है। तो इनसे हमें क्लियर होगा कि इनका फिजिकल अपीयरेंस एक जैसा होता है, मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी सेम। एक को छोड़ देंगे एंड दैट विल बी ऑप्टिकल रोटेशन, तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सुलटा दिया है। इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पर स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस बन जाते हैं। कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, इसका ऑप्टिकल रोटेशन दे देगा कि इसका ऑप्टिकल रोटेशन मान लो कितना है, -12.5 डिग्री है। बोलेगा उसका कितना है, अब बच्चा बोलेगा न्यूमेरिकल आ गया, और ये कैसा एक वैल्यू देकर पूछ रहा है। तो समझो, अगर एक का ऑप्टिकल रोटेशन दे रहा है, दूसरे का पूछ रहा है, तो या तो वो उसका क्या मिलेगा? इनेंशियोमर। तो प्लस है तो माइनस कर दो, और माइनस है तो प्लस, क्योंकि इक्वल अमाउंट होगा, बस डायरेक्शन ऑपोजिट। इसकी सोलिबिलिटी दे देगा वाटर में, उसकी सोलिबिलिटी पूछेगा, फिर बच्चा सोचेगा ये ऑर्गेनिक से क्या सोलिबिलिटी का क्वेश्चन। इनेंशियोमर्स की फिजिकल प्रॉपर्टी सेम, तो दोनों की वाटर में सोलिबिलिटी सेम होगी। ऐसे क्वेश्चन फ्रेमिंग करता है एग्जामिनर। तो लिखिए इसमें पहला पॉइंट, enantiomers have identical physical properties. 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 Like boiling point, comma, melting point, comma, solubility, comma, density, comma, density and refractive index, and refractive index आप पढ़ते हैं ना ऑप्टिकल में, and refractive index etc। मतलब इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या मिलेंगी? सेम, except for the direction of rotation, except for the direction of rotation, except for the direction of rotation of the plane of polarized light, except for the direction of rotation of the plane of polarized light, except for the direction of rotation of
प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट। क्या फर्क है कि अगर एक क्लॉकवाइज में घुमाएगा तो एक एंटी क्लॉकवाइज में, बट अमाउंट विल बी सेम। तो ब्रैकेट में लिखो बोथ विल रोटेट पीपीएल बाय इक्वल अमाउंट, ब्रैकेट में लिखो इस बात को, बोथ विल रोटेट पीपीएल बाय इक्वल अमाउंट। प्लेन पोलराइज्ड लाइट के प्लेन को बराबर अमाउंट से घुमाएंगे। बोथ विल रोटेट पीपीएल बाय इक्वल अमाउंट बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। अगर इसने x डिग्री से एंटी क्लॉकवाइज घुमाया है तो ये x डिग्री से क्लॉकवाइज घुमाएगा। ये क्लियर है, ठीक है। अगला पॉइंट लिखेंगे। अब बताओ ये लिखवाने की जरूरत है क्या कि एनेंशियोमर कायरल मॉलिक्यूल के लिए एग्जिस्ट करता है? लिखा ही हुआ है ना। तो नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज किसकी होती है? कायरल की। अकायरल की कभी होती? लिखना चाहो तो लिख दो। एनेंशियोमर एग्जिस्ट फॉर कायरल मॉलिक्यूल ओनली। enantiomer exist for chiral molecule only. Enantiomer exist for chiral molecule only. Next point. Enantiomers have exactly opposite RS configuration. ऐसे लिख देना है, ये आगे समझ में आएगा। Enantiomers have exactly opposite RS configuration. Enantiomers have exactly opposite RS configuration. Enantiomers have exactly opposite RS configuration at each chirality center. At each chirality center. At each chirality center. Underline the word each. हर एक chirality center पर RS configuration क्या होगा? Opposite. अभी ये नहीं समझा पाऊंगा, RS कॉन्फ़िगरेशन में समझा दूंगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। Enantiomers have exactly opposite RS configuration at each chirality center. नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे। Two enantiomers react at same rate. Two enantiomers react at same rate. Two enantiomers react at same rate. Two enantiomers react at same rate with a chiral molecule. With a chiral molecule. Two enantiomers react at same rate with a chiral molecule. With a chiral molecule. But they react at different rate. But they react at different rate. But they react at different rate with chiral molecule. With chiral molecule. But they react at different rate with chiral molecule. इससे साफ जाहिर होता है कि वास्तव में सेम चीज नहीं है। समझिए, आप पढ़ चुके हैं केमिकल काइनेटिक्स, तो आप रेट का मतलब अच्छे से समझते हैं। ये दो अगर सेम होते तो सारा मामला सेम होना चाहिए था, पर इनका सारा मामला सेम नहीं है। मैं आपको कह चुका हूं, स्टीरियो का मतलब ही आंखों का धोखा, खुली आंखों से धोखा होता है यहां पर। मान लीजिए इन दोनों की रिएक्शन किसी एक्स मॉलिक्यूल के साथ करवाई जाती है। किसके साथ? एक्स मॉलिक्यूल के साथ। एंड द रिएक्शन इज कैरिड आउट एट आइडेंटिकल कंडीशंस। व्हाट डू यू मीन बाय आइडेंटिकल कंडीशंस? में क्या सेम? Identical conditions means the concentration is same, the temperature is same. You know the factors affecting rate of reaction. Clear? तो जो factors rate को affect करते हैं वो same है, यानी कि दोनों का टेम्परेचर रिएक्शन का क्या है? सेम। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या है? सेम। कैटालिस्ट भी नहीं है, अगर है तो दोनों में है। क्लियर? अब हम बात करते हैं। तो अगर ये X कैसा मॉलिक्यूल है? अगर X बच्चा कैसा मॉलिक्यूल है? एक आयरन, तो दोनों के साथ X का रेट सेम आया। अगर एक आयरन इनके साथ रिएक्शन करने वाला तो रेट क्या आएगा? सेम। लेकिन हमने रिएक्शन करवाई Y के साथ, लेकिन Y कैसा मॉलिक्यूल है? कायरल, तो इसके रिएक्शन करने का रेट अलग आया और इसके रिएक्शन करने का रेट। अब आप बोलोगे ये अलग क्यों आया? That can be also discussed because rate of reaction is decided by the activation
energy, and the activation energy is being decided by the transition state, the energy difference between the reactant and TS। तो वो बहुत डिटेल में चले जाएंगे हम, पर हमें यहां से एक बात तो पता चल चुका है कि वास्तव में दोनों चीज सेम, अगर सेम होते तो रेट यहां भी क्या होना चाहिए था, सेम। तो अकायरल के साथ तो सेम रेट पर रिएक्शन करते हैं, पर कायरल के साथ अलग अलग रेट पर रिएक्शन करते हैं। तो इंफॉर्मेशन वाला पॉइंट है जिससे क्लियर होता है कि दोनों चीजें सेम नहीं है। क्या ये पॉइंट क्लियर हो गया? तो ये हमारे सामने कहानी थी किसकी, एनेंशियोमर्स की। किसकी कहानी थी, एनेंशियोमर। तो अभी तो केवल डेफिनेशन दिया है, आगे हम लौटेंगे, हम ऐसा नहीं पहचानेंगे मिरर इमेज से, पहचानने का तरीका ही चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक की हेडिंग लगाएंगे। अगला टॉपिक हमारे सामने आ रहा है डायास्टीरियोमर्स। डायास्टीरियोमर्स वर्ड को थोड़ा ठीक से देख लीजिए, इसे में छुपा हुआ है कौन, स्टीरियो। डायास्टीरियोमर्स लिख दीजिए इसकी डेफिनेशन। डायास्टीरियोमर्स, stereoisomers which are not mirror image, stereoisomers which are not mirror image, stereoisomers which are not mirror image, stereoisomers which are not mirror image। ऐसे स्टीरियोआइसोमर जो एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं होते हैं। मैंने आपको बताया ना, स्टीरियोआइसोमर्स में कितनी रिलेशन होंगी, दो। अगर दो स्टीरियोआइसोमर है एक्स और वाई जो कि एक दूसरे की क्या है, मिरर इमेज, तो वो एनेंशियोमर कहलाएंगे। अगर एक्स और वाई एक दूसरे की मिरर इमेज लेकिन है स्टीरियोआइसोमर, तो वो क्या कहलाएंगे, डायास्टीरियोमर्स। यानी कि जो स्टीरियोआइसोमर एनेंशियोमर नहीं होते वो डायास्टीरियोमर होते हैं, जो एनेंशियोमर नहीं होते वो क्या होते हैं, डायास्टीरियोमर। अगर एक्स और वाई के बीच में रिलेशन एनेंशियोमर्स की नहीं है तो फिर किसकी होगी, डायास्टीरियोमर्स की। सिंपल सी बात है, इसमें कोई दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। और करके लिखते हो, और करके लिख दो। और स्टीरियोआइसोमर्स विच आर नॉट एनेंशियोमर्स, स्टीरियोआइसोमर्स विच आर नॉट एनेंशियोमर्स, स्टीरियोआइसोमर्स विच आर नॉट एनेंशियोमर्स आर डायास्टीरियोमर्स, स्टीरियोआइसोमर्स विच आर नॉट एनेंशियोमर्स आर डायास्टीरियोमर्स। वो स्टीरियोआइसोमर जो एनेंशियोमर्स नहीं होते हैं डायास्टीरियोमर्स होते हैं। अब पहले कुछ बातें लिख लेते हैं इनके बारे में। लिखिए अगला पॉइंट। एनेंशियोमर वालों में एक पॉइंट छूट गया है, हालांकि आगे भी आएगा लेकिन हम उसको लिख देते हैं। एनेंशियोमर में एक पॉइंट और लिख दो। टू एनेंशियोमर्स कांट बी सेपरेटेड बाय एनी फिजिकल मेथड, TWO। Two enantiomers can't be separated by any physical method. Two enantiomers can't be separated by any physical method. Two enantiomers can't be separated by any physical method. Like distillation, comma, sublimation, like distillation, comma, sublimation, और chromatography, और chromatography, because क्यों नहीं कर सकते, असर्शन रीजन आ गया तो रीजन भी तो पता होना चाहिए ना। because they have identical physical properties, because they have identical physical properties, because they have identical physical properties। आइए एनेंशियोमर्स की बात सुनिए, इन दोनों को आप कभी भी फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। पहले ध्यान से सुनो, मैंने ये नहीं कहा कि इनको सेपरेट ही नहीं कर सकते, कर सकते हैं। दे आर बायोलॉजिकल एंड केमिकल मेथड्स जिनसे हम इनको सेपरेट कर सकते हैं, पर हम फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पर सेपरेट। फिजिकल मेथड्स बच्चे वो होते हैं विच आर बेस्ड ऑन फिजिकल प्रॉपर्टीज, लाइक बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, सोल्युबिलिटी, ये फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। क्लियर? तो इनके बेसिस पर इनको कभी सेपरेट नहीं किया जा सकता। जैसे आप सोल्युबिलिटी के बेसिस पर सेपरेट करना चाहो कि चलो दोनों को वाटर में डाल देते हैं, एक के पीपीटी बन जाएंगे और एक सोल्युबल हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। अगर आप इनकी सोल्युबिलिटी देखना चाहते हो तो दोनों की सोल्युबिलिटी सेम है। तो कोई भी मेथड जो फिजिकल प्रॉपर्टी पर बेस्ड है उसे फिजिकल मेथड कहते हैं, और उनसे सेपरेट नहीं होंगे क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टी इनकी सेम होती है,
एक्सेप्ट किसको छोड़ के, आपके अल्फा को छोड़ के। क्लियर, आगे भी ये पॉइंट हमारे सामने आएगी। तो वापस लौटते हम डायस्टेरियोमर्स पर। इसमें लिखेंगे सबसे पहला पॉइंट, डायस्टेरियोमर्स हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। Diastereomers have different physical properties. Diastereomers have different physical properties. Diastereomers have different physical properties. Diastereomers have different physical properties like boiling point BP लिख दिया करो, like boiling point BP, comma melting point, comma dipole moment and solubility etc. मतलब जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है ये इनकी क्या होती है, अलग होती है। अगला पॉइंट लिखेंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर डायस्टेरियोमर्स। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर डायस्टेरियोमर्स। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर डायस्टेरियोमर्स। सही बात है कि नहीं है? अभी पता चलेगा वो मिरर इमेज नहीं होते। अच्छा, डायस्टेरियोमर्स को हम फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं क्या? क्यों? हाँ, क्योंकि इनकी तो फिजिकल प्रॉपर्टी अलग है, डायपोल मोमेंट अलग, सोल्यूबिलिटी अलग। क्लियर, तो इनको तो सेपरेट किया जा सकता है, इनको सेपरेट नहीं किया जा सकता। अगला पॉइंट लिख दीजिए, अगेन ये इंफॉर्मेशन वाला पॉइंट है, डायस्टेरियोमर्स रिएक्ट्स एट डिफरेंट रेट। डायस्टेरियोमर्स रिएक्ट एट डिफरेंट रेट। Diastereomers react at different rate with chiral as well as with achiral molecule। कायरल और अकायरल दोनों के साथ इनके रिएक्शन का रेट क्या होगा, अलग। कायरल के साथ करवाओगे तो भी अलग रेट पर रिएक्ट करेंगे, अकायरल के साथ करवाओगे तो भी। अब आप पूछोगे सर ऐसा क्यों? क्योंकि उसके लिए बहुत ज्यादा डिटेल में जाना पड़ेगा, पूरी काइनेटिक्स डिस्कस करनी पड़ेगी, जिस लेवल पर आप गए भी नहीं। क्लियर, तो ये इंफॉर्मेशन वाला पॉइंट है, इससे पता चलता है कि वास्तव में दो चीजें सेम नहीं है। आइए वन बाय वन समझते हैं, सभी के पेन डाउन होने चाहिए। हमारे पास एक मोलिकुलर फॉर्मूला है C4H8। बच्चों डीयू बताओ जल्दी से, इसका कितना है? डीयू कितना है? 1। क्लियर, इसी मोलिकुलर फॉर्मूले से बच्चे मैंने ये बनाया है, आप बताइए इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम क्या कहते हैं? दिस इज मोलिकुलर एंड दिस इज स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। क्लियर, इसी स्ट्रक्चरल फॉर्मूले से मैं आप लोगों के सामने दो स्टीरियो आइसोमर्स बनाने वाला हूं, जिनमें कनेक्टिविटी क्या रहने वाली है, सेम। अब आप अच्छे से पढ़ चुके हैं तो आप बढ़िया तरीके से पहचान पाएंगे। आप बताइए इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, सिस। सही बात है कि नहीं है? और दूसरा बताओ, ई है या जेड है? जेड, पक्का? तो हम किस में डील कर सकते हैं कॉन्फ़िगरेशन, सिस में भी और ई जेड में भी, तो सिस है और जेड है। अब अगर अपन बात करें दूसरा, इसी में ही सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला रखने वाला हमारे सामने ये कंपाउंड है, जरा ध्यान से देखेंगे भाई लोगों, ये कंपाउंड हमारे सामने दिया गया है। आप बताइए इसमें अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन पूछूं तो क्या है? सही बात है। या फिर मैं ट्रांस ना पूछकर इजेड में पूछूं तो आप बोलोगे इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ई, या कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ट्रांस। आइए हम कुछ बातें इनके बारे में जानना चाहते हैं, सो दैट हमें रटने की जरूरत ना पड़े। आप इन दोनों के अंदर देखो, क्या इन दोनों में कनेक्टिविटी सेम है? कनेक्टिविटी सेम है, पर इन दोनों की डबल बॉन्ड पर कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग है। यहां पर अगर अपन बात करना चाहें तो सिस कॉन्फ़िगरेशन है, यहां पर अगर अपन बात करना चाहें तो ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन। सही बात है। तो ये तो क्लियर है कि ये एक दूसरे के क्या है, बताओ, स्टीरियो आइसोमर्स। क्या आप इस बात से एग्री करते हैं कि जहां कॉन्फ़िगरेशन अलग हो वो स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं? तो ये एक दूसरे के क्या है, स्टीरियो आइसोमर्स। चलिए अच्छी बात है। दूसरा पॉइंट आप बताइए जल्दी से, क्या हम इन दोनों को ऑब्जेक्ट और मिरर इमेज की तरह रिलेट कर सकते हैं? कि अगर हम ये सोचें कि बीच में क्या रख दिया है, मिरर, तो क्या ये दोनों आपको एक दूसरे की मिरर इमेज नजर आते हैं? अब देखो CH3 के सामने क्या है, H, मिरर इमेज नहीं है। क्लियर, इसका मतलब क्या हुआ कि ये स्टीरियो आइसोमर्स तो है पर एक दूसरे की मिरर इमेज
नॉट मिरर इमेज, यानी कि इनको ऑब्जेक्ट एंड मिरर इमेज की तरह रिलेट नहीं किया जा सकता। आप देखिए ध्यान से, अगर मैं इसकी बात करना चाहूं तो ये दोनों आपके स्टीरियो आइसोमर्स हैं, पर इनको एज ऑब्जेक्ट एंड मिरर इमेज रिलेट किया जा सकता है कि अगर ये ऑब्जेक्ट मान ले तो उसकी ये क्या है, मिरर इमेज, या इसको ऑब्जेक्ट मान ले तो ये इसकी क्या है, मिरर इमेज। सो दीज टू कैन बी रिलेटेड एज ऑब्जेक्ट एंड मिरर इमेज। पर क्या हम इनको रिलेट कर सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट और ये इसकी मिरर इमेज? नहीं, क्योंकि आप देखो ये मिरर इमेज है ही नहीं। तो देखो स्टीरियो आइसोमर्स है पर मिरर इमेज नहीं है, तो बताओ दोस्तों इन्हीं को ही क्या कहते हैं, डायास्टीरियोमर्स। क्या कहते हैं, डायास्टीरियोमर्स। अगर ये मिरर इमेज होते तो एनेंशियोमर हो जाते, और मिरर इमेज नहीं है तो क्या हो गए, डायास्टीरियोमर्स। आइए अब हम बातें करते हैं इन दोनों के बारे में। अगर मैं आपसे पूछना चाहूं, ये म्यू सिस एंड ये हमारे सामने है म्यू ट्रांस, आप बताइए म्यू सिस और म्यू ट्रांस में से डायपोल मोमेंट किसका ज्यादा है, सिस का या ट्रांस का? तो हम कंपेयर कर चुके हैं, सिस मींस देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट। अगर मैं आपसे पूछना चाहूं कि बॉइलिंग पॉइंट सिस का ज्यादा है या फिर बॉइलिंग पॉइंट ट्रांस का ज्यादा है, तो आप बोलोगे जिसका डायपोल मोमेंट उसी का ही बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा। अगर मैं आपसे पूछना चाहूं दोस्तों, मेल्टिंग पॉइंट सिस का ज्यादा है या मेल्टिंग पॉइंट ट्रांस का, तो बताओ, ये तो हम पहले से ही जानते हैं, रटने की जरूरत ही नहीं है। इसका मतलब जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं दोस्त, वो आपके क्या होते हैं, डायास्टीरियोमर्स। तो कई बार आपके रिलेशन में इनके बीच में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं लिखा होता है, क्या लिखा होता है, डायास्टीरियोमर्स, क्योंकि जीआई डायास्टीरियोमर्स होते हैं, एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं होते। अब आते हैं और भी अच्छी बातों के ऊपर, अगर अपन बात करना चाहें। चलिए एक और मॉलिक्यूल हमारे सामने है, जरा ध्यान से सुनते हुए जाएंगे भाई, क्योंकि जो स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस आते हैं बच्चे, उसको एग्जामिनर किसी भी तरीके से पूछ सकता है, किसी भी तरीके से पूछ सकता है। सबसे पहले मुझे ये बता दो, ये मॉलिक्यूल कायरल है या एकायरल? एग्जैक्टली, ये मॉलिक्यूल आपका कैसा है, एकायरल। सही बात है। एक और मैं आपके सामने ये बना देता हूं, दोनों में आप चेक कर लेना, यू विल फाइंड सेम कनेक्टिविटी। आप जब गौर से देखेंगे तो दोनों के अंदर जो कनेक्टिविटी पाई जाएगी वो सेम पाई जाएगी, आप चेक कर सकते हैं। गौर से देखिए, अगर मैं बोलूं तो ये दोनों एक दूसरे के स्टीरियो आइसोमर्स हैं। सर कैसे, बताओ ना। देखिए इस वाले पर देखो, स्पेस में अरेंजमेंट सेम नहीं है। इसमें आपका जो OH है वो वर्टिकल लाइन के किधर है, किधर है, राइट साइड, और इसमें जो OH है वो वर्टिकल लाइन के, तो स्पेस में अरेंजमेंट बदला हुआ है। हाँ इसमें अरेंजमेंट क्या है, सेम, पर यहां पर अरेंजमेंट बदल गया है। इसका मतलब दोनों का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम, लेकिन कंपाउंड अलग अलग, इसका मतलब स्पेस में अलग है, ये स्टीरियो आइसोमर्स है। तो पहला अगर अपन बात करें, क्या ये एक दूसरे के स्टीरियो आइसोमर्स हैं, तो जवाब है हां साहब, ये स्टीरियो आइसोमर्स है। दूसरा, क्या इनको ऑब्जेक्ट और मिरर इमेज के तौर पर रिलेट किया जा सकता है? क्या हम बीच में ऐसे मिरर रख दें तो क्या ये एक दूसरे की मिरर इमेज नजर आते हैं, COH के सामने, OH के सामने, लेकिन OH के सामने मिरर इमेज नहीं है। इसका मतलब हम कह सकते हैं नॉट मिरर इमेज, ये एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है मेरे दोस्त, लेकिन ये क्लियर है ये स्टीरियो आइसोमर्स है। स्टीरियो आइसोमर्स विच आर नॉट मिरर इमेज, इन्हीं को ही तो क्या बोलते हैं बताओ, डायास्टीरियोमर्स। इन्हीं को ही तो क्या बोलते हैं, डायास्टीरियोमर्स। बताइए किसी को कोई दिक्कत आपत्ति परेशानी इसके अंदर होनी भी नहीं चाहिए। अच्छा, ये मॉलिक्यूल कैसा था, एकायरल, लेकिन दोस्त ये कैसा है, क्योंकि इसमें ना तो POS और ना ही COS है। अब ध्यान से सुनिए, इधर आइए, चीजों में क्लैरिटी लाते हैं। एनेंशियोमर केवल कायरल मॉलिक्यूल का होता है, क्योंकि एनेंशियोमर्स की डेफिनेशन में इंक्लूडेड है मिरर इमेज होने चाहिए, कैसे, नॉन सुपर इंपोजेबल, और नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज केवल कायरल मॉलिक्यूल की होती है। तो एनेंशियोमर केवल किसके लिए एग्जिस्ट करता है, कायरल के लिए, अकायरल का कोई एनेंशियोमर नहीं होता है। क्लियर? इधर आइए, अगर अपन बात करना चाहें, ये मॉलिक्यूल कैसा है, अकायरल, देखो इसका भी डायस्टीरियोमर है, और ये मॉलिक्यूल कैसा है, और इसका भी डायस्टीरियोमर है। यानी कि एक अकायरल मॉलिक्यूल का डायस्टीरियोमर कैसा हो गया, कायरल, और एक कायरल मॉलिक्यूल का डायस्टीरियोमर कैसा हो गया, अकायरल। इसमें कोई कुछ है ही नहीं, सारी बातें वैलिड है। आइए ध्यान से सुनते हैं अगले एग्जांपल की तरफ, क्योंकि बच्चे ये वो क्वेश्चन है जिनको लिखवा कर नहीं करवाया जा सकता। मतलब इन क्वेश्चंस की अगर अपन बात करें तो
एजुकेट मतलब एग्जामिनर इसमें चेक करता है कि बच्चे की कॉन्सेप्ट क्लियरिटी कितनी है, वो सिंपल क्वेश्चंस को रट के कर रहा है या उसकी सब्जेक्ट को लेकर अंडरस्टैंडिंग है। और आजकल का एग्जामिनर आप जानते हैं बिल्कुल इसी पर ही बातें कर रहा है। आइए, अगर आप इन दोनों कंपाउंड्स को देखोगे तो इन दोनों कंपाउंड्स में कनेक्टिविटी क्या है, सेम, 1 नंबर 1 नंबर, 2 नंबर पर HOH HOH, 3 नंबर पर HOH HOH और 4 नंबर पर CH2OH, सेम। पर फर्क क्या है, इसमें अगर अपन बात करें तो 2 नंबर पर OH किस साइड है और इसमें किधर है, मतलब ये स्पेस में अलग है, और जो स्पेस में अलग होते हैं वो क्या होते हैं, स्टीरियो। तो आप ये कह सकते हैं कि सर ये एक दूसरे के कौन से आइसोमर्स हैं, स्टीरियो आइसोमर्स हैं, बिल्कुल सही। दूसरा, क्या हम इनको ऑब्जेक्ट और मिरर इमेज के तौर पर रिलेट कर सकते हैं, अगर मैं यहां पर मिरर रख दूं तो क्या ये एक दूसरे की मिरर इमेज नजर आते हैं, OH के सामने कौन है, H, तो ये मिरर इमेज नहीं है। इसका मतलब ये स्टीरियो आइसोमर तो है पर नॉट मिरर इमेज, एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है। और आप बताइए, स्टीरियो आइसोमर्स विच आर नॉट मिरर इमेज आर डायास्टीरियोमर्स, तो इन्हीं को ही तो दोस्त हम क्या कहते हैं, डायास्टीरियोमर्स। क्लियर। आओ इधर बताओ, ये मॉलिक्यूल कैसा है, कायरल, और ये वाला भी कैसा है, कायरल। तो यहां पर कोई बात वैलिड नहीं है, एनेंशियोमर कायरल मॉलिक्यूल का ही होता है। क्लियर। इधर वाला भी क्या था बताओ, कायरल, ये भी क्या था, कायरल का एग्जिस्ट करता है। आप इसको इसका एनेंशियोमर कह सकते हो या इसका एनेंशियोमर इसे कह सकते हो, रिलेशन है। आप मान लो किसी को कह रहे हो कि ये मेरा भाई है, तो वो भी तो उल्टा कह सकता है कि ये मेरा भाई है। क्लियर। तो इसका एनेंशियोमर ये है या इसका एनेंशियोमर ये है, तो एनेंशियोमर केवल कायरल का ही होता है, अकायरल का नहीं होता। लेकिन डायस्टीरियोमर में ऐसा कुछ भी, देखो कायरल अकायरल का क्या है, डायस्टीरियोमर, और कायरल का भी क्या है, डायस्टीरियोमर। क्लियर। आप समझो, अकायरल का कैसा डायस्टीरियोमर है, कायरल, और कायरल का कैसा है, इधर देखो, कायरल का डायस्टीरियोमर कैसा है, कुछ भी हो सकता है यार, ये ऐसा कुछ है ही नहीं। तो यहां पर कोई भी चीज ऐसे डिफाइन नहीं है, तो एग्जामिनर ऐसी ही स्टेटमेंट फेंकता है, एनेंशियोमर एग्जिस्ट फॉर कायरल मॉलिक्यूल ओनली, सही बात है। डायस्टीरियोमर्स कैन एग्जिस्ट ओनली फॉर ए कायरल मॉलिक्यूल, गलत। डायस्टीरियोमर ऑफ ए कायरल मॉलिक्यूल विल बी कायरल, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी हो सकता है। क्लियर। अकायरल का आपका कायरल भी हो सकता है, कायरल का देखो, कायरल का और कायरल का कुछ भी हो सकता है। तो यहां ऐसी कोई रिलेशन नहीं है, कोई स्टेटमेंट इनके बारे में बोली गई है तो वो गलत हो सकती है। नोट करेंगे, आगे बढ़ो। अगर आपको बोला जाए कि एक्स और वाई एक दूसरे के स्टीरियो आइसोमर्स हैं, तो एक्स और वाई क्या हो सकते हैं, या तो एनेंशियोमर या क्या हो सकते हैं, डायस्टीरियोमर। अगर वो एक दूसरे की मिरर इमेज है तो वो एनेंशियोमर, अगर वो एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है तो वो डायस्टीरियोमर। जल्दी जल्दी सुलटाते हुए आगे बढ़ेंगे भाई। देवराज प्रेजेंट है, सौम्या है प्रेजेंट, दीप्ति प्रेजेंट है, समीर, समीर, लड़के नहीं आते, कृष्मिना प्रेजेंट है, हाँ ऐसे बोलो, मनजीत सिंह प्रेजेंट है, सही तरीका ढूंढा है ना, वो एक संस्कृत में कहावत है ना,
कि डर से ही प्यार होता है, डर से ही शांति कायम होते है। अभी ट्रंप ने ट्वीट करके भी बताया कि जब तक डर नहीं तब तक शांति नहीं। ईरान को बोल रहे थे मान जाओ, इजराइल को भी बोल रहे थे मान जाओ, नहीं माने। इराल पे मैं ये नहीं कह रहा कि सही गलत, वो मैं नहीं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन जैसे उसके न्यूक्लियर पावर पर अटैक हुआ, सबको नुकसान होता है कि अब रुकने में ही फायदा है। तो जब तक डर नहीं होता है तब तक शांति भी नहीं बनती। सुलटा दिया है। चीजें दिमाग में क्लियर होनी चाहिए कि अगर दो कंपाउंड एक दूसरे के स्टीरियो आइसोमर्स हैं तो या तो वो एक दूसरे के इनेंशियोमर्स होंगे या फिर वो एक दूसरे के डायस्टीरियोमर्स होंगे। अगर वो एक दूसरे की मिरर इमेज है तो वो इनेंशियोमर्स हैं, अगर वो एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है तो वो डायस्टीरियोमर्स। खत्म, बहुत सिंपलेस्ट है ये एकदम। आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा बताओ सिस की मिरर इमेज क्या होता है? ट्रांस। ये देखो दिमाग से पाइदल लोगों, सिस की मिरर इमेज ट्रांस है और खुद कह रही है एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है। कैसी कैसी बातें हैं। लिखने पर ध्यान था तो मैंने कब कहा कि बिना ध्यान के बोलो? ये छोटी छोटी बातें हैं जहां एग्जामिनर हमको धर लेता है और हम सुलझ जाते हैं। अगर सिस के सामने मिरर रखोगे तो सिस ही बनेगा, अगर ट्रांस के सामने मिरर रखोगे तो ट्रांस। यानी कि सिस की मिरर इमेज सिस होता है, ट्रांस की मिरर इमेज ट्रांस ही होता है, सिस नहीं होता है। ये तो मिरर की प्रॉपर्टी है, जैसा रखोगे वैसा ही तो बनाएगा। क्लियर? मान लीजिए कोई आदमी ऐसा खड़ा हो गया मिरर के सामने जिसके एक हाथ नहीं है तो इमेज में पैर गायब हो जाएगा उसका। ऐसा थोड़ी होता है, अगर एक हाथ नहीं है तो इमेज में भी एक हाथ ही नहीं होगा। तो सिस की मिरर इमेज सिस, यानी कि अगर अपन बात करें जेड की मिरर इमेज जेड, ई की मिरर इमेज ई ही होता है। ये क्यों बता रहे हो सर? क्योंकि तुमने फैला दिया था रायता भी थोड़ी देर पहले। स्टेटमेंट में सिंपल सा क्वेश्चन आ जाता तो भाई लोग तुम ऐसा रायता फैलाते हो कि बस उसमें से बूंदियां बटोरी जा सकती है और कुछ भी नहीं होता है। क्लियर? तो ये बना देंगे सिस की मिरर इमेज सिस होता है, ट्रांस की मिरर इमेज ट्रांस होता है। अब बोलेगा बच्चा फंस गया, आपने बोला था बताओ ये एक दूसरे की मिरर इमेज है कि नहीं है? है। तो फिर ये तो एनेंशियोमर होने चाहिए। हाँ, एनेंशियोमर्स वो स्टीरियो आइसोमर जो एक दूसरे की, क्या ये स्टीरियो आइसोमर है? ये तो दोनों आपस में क्या है? सेम आइसोमर ही आइसोमर होना चाहिए ना। अगर एक्स और वाई स्टीरियो आइसोमर है, मिरर इमेज है तो एनेंशियोमर, मिरर इमेज नहीं है तो डायस्टेमर। अगर वो आइसोमर ही नहीं है तो होमोमर होंगे ना फिर तो आप ये नहीं कह सकते कि ट्रांस और ट्रांस भी तो मिरर इमेज हो गई सर एक दूसरे की, तो इनके बीच में रिलेशन एनेंशियोमर का होना चाहिए। कैसे हो सकता है? ये दोनों तो सेम ही है क्योंकि मॉलिक्यूल अकायरल है। ये क्या है इसके अंदर? देखो प्लेन ऑफ अकायरल मॉलिक्यूल की मिरर इमेज आइडेंटिकल आ रहे हैं उसी के ऊपर अभी हम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। और काफी बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होता है, हालांकि बच्चे इसमें कंफ्यूजन जैसी कोई बात होती नहीं। मीजो कंपाउंड, भाई यहां से क्वेश्चन बनाएगा स्टीरियो में, काफी टाइम हो गया है, उधेड़ा नहीं है उसने यहां से, क्योंकि यहां तक जाते हुए आधे बच्चे तो वैसे ही साफ हो जाएंगे। मैं मीजो की डेफिनेशन नहीं दे रहा हूं, आपने मीजो को पहले भी पढ़ा है, मतलब हम पिछले लेक्चर में ही पढ़ चुके हैं, बस मैंने बताया नहीं कि ये मीजो है। देखिए ध्यान से सुनिए, मीजो कंपाउंड्स हम कुछ स्पेशल कंपाउंड्स को कहते हैं। किसको कहते हैं? तो फिर क्या स्पेशल होना चाहिए सर बताइए उसमें? देखो ऐसे कंपाउंड जो कायरलिटी सेंटर रखते हुए, क्या बोला? कायरलिटी सेंटर है पर फिर भी क्या है? अकायरल। कायरलिटी सेंटर होते हुए भी क्या है? उन्हें मीजो कहते हैं। क्या आपने पिछली क्लास में ऐसे कंपाउंड्स एनकाउंटर किए थे
जहां कायरलिटी सेंटर होते वो अकायरल थे, यानी कि या तो क्या आ गया होगा पीओएस, या क्या आ गया होगा, बस उन्हीं को मीजो कहते हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं मीजो। तो लिखिए इसकी डेफिनेशन, लिखिए मीजो आइसोमर्स आर द वंस, मीजो आइसोमर्स आर द वंस, मीजो आइसोमर्स आर द वंस which have which have which have presence of two or more than two chirality centers, which have presence of two or more than two chirality centers. Mesoisomers are the ones which have presence of two or more than two chirality centers along with the presence of along with the presence of POS और COS, POS और COS, ब्रैकेट में लिख दो और बोथ, चाहे दोनों आ जाए कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ब्रैकेट में लिख दो और बोथ, चाहे POS आ जाए चाहे COS, मतलब कौन दोनों में से कम एक तो होना ही चाहिए, along with the presence of POS और COS in one or more confirmation, in one or more confirmation, ये जबरदस्त पॉइंट है, in one or more confirmation, in one or more confirmation। अगर हम सीधी भाषा में समझें तो बच्चे हम मीजो उसे कह रहे हैं जिस मॉलिक्यूल के पास क्या है कायरलिटी सेंटर, लेकिन कायरलिटी सेंटर होते हुए भी या तो उसमें क्या आ रहा है पीओएस या क्या आ रहा है सीओएस, या दोनों आ रहे हैं, भाई पीओएस सीओएस आ गया तो बात खत्म हो गई ना, तो सिमेट्री एलिमेंट आने की वजह से वो क्या हो रहा है अकायरल, क्या हो रहा है अकायरल। क्लियर, अगला पॉइंट लिखेंगे, इसकी कुछ बातें हैं। मीजो इज एन ऑप्टिकल आइसोमर, मीजो को हम ऑप्टिकल आइसोमर काउंट करते हैं, मीजो इज एन ऑप्टिकल आइसोमर, यानी कि जब टोटल ऑप्टिकल आइसोमर काउंट करेंगे तो उसमें मीजो काउंट होता है। अगला पॉइंट लिखेंगे, मीजो इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, मीजो इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, मीजो इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, ब्रैकेट में लिखो अल्फा नेट 0, मीजो इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, ब्रैकेट में लिखो अल्फा नेट 0 ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन, इंटरनल कंपनसेशन, ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन, अंडरलाइन द वर्ड इंटरनल कंपनसेशन, ये बहुत बार स्टेटमेंट में आता है, ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन। क्लियर, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, मीजो है ऑपोजिट आरएस कॉन्फ़िगरेशन, मीजो है ऑपोजिट आरएस कॉन्फ़िगरेशन, मीजो हैज opposite RS configuration at the chirality centers, at the chirality centers, at the chirality centers below and above the POS, below and above the POS, below and above the POS। अब आप बोलोगे सर एनेंशियोमर में भी तो आपने यही बोला था, नहीं, एनेंशियोमर में क्या बोला था, दो एनेंशियोमर अलग अलग कंपाउंड्स होते हैं, एक X है और एक Y है। अगर ये एनेंशियोमर्स हैं तो इस पर जो कॉन्फ़िगरेशन है कायरलिटी सेंटर्स पर, इस पर उसकी ऑपोजिट, ये दो अलग मॉलिक्यूल्स की कहानी है, ये विद इन द मॉलिक्यूल की कहानी है। अगर किसी मॉलिक्यूल में मान लो क्या आ गया POS, तो इस POS से इधर जो कायरलिटी सेंटर होगा उस पर और इधर जो कायरलिटी सेंटर होगा उस पर कॉन्फ़िगरेशन एकदम ऑपोजिट होगी। इसकी मदद से हम मीजो को पहचानेंगे और ये यूनिक पॉइंट है, ये धीरे धीरे मैं आपको क्लियर करूंगा। सभी के पेन डाउन होने चाहिए। आइए हम यहां पर कुछ बातें कर लेते हैं।
ये क्वेश्चन हमारे सामने दिया गया है, सभी लोग ध्यान से सुनेंगे भाई लोगों, एकदम बढ़िया तरीके से, कहीं पर कोई दिक्कत आपत्ति परेशानी आए आप मुझसे बिंदास पूछ सकते हैं। सबसे पहले आप बताइए इस मॉलिक्यूल में कितने कायरलिटी सेंटर्स है? पक्का? जी हां, इस मॉलिक्यूल में है 2 कायरलिटी सेंटर्स। तो कायरलिटी सेंटर आपके पास है 2। आप बताइए मॉलिक्यूल कॉन्स्टिट्यूशनली कैसा है? मॉलिक्यूल कॉन्स्टिट्यूशनली कैसा है? सिमेट्रिकल। सही बात कि नहीं है? अगर मॉलिक्यूल कॉन्स्टिट्यूशनली कैसा है? सिमेट्रिकल, तो इसमें क्या आ सकता है? सिमेट्री एलिमेंट। हमें चेक करना पड़ेगा। आप बताइए क्या इस मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री है? नहीं, फिशर में नहीं होता है, क्लिप्स होता है फिशर। क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है? बिल्कुल सही। जब आप देखेंगे तो इस मॉलिक्यूल के 2 बराबर हिस्से किए जा सकते हैं। ये रहा आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो बताइए कायरलिटी सेंटर होते हुए मॉलिक्यूल में क्या आ गए? प्लेन ऑफ सिमेट्री। आप बताओ ये मॉलिक्यूल कायरल रहा कि अकायरल? तो बताओ मीजो कायरल मॉलिक्यूल होता है कि अकायरल मॉलिक्यूल होता है? अरे उसी अकायरल मॉलिक्यूल को मीजो बोलते हैं जो कायरलिटी सेंटर रखता है। यानी कि कायरलिटी सेंटर रखते हुए जो क्या हो गया? अकायरल, उसे क्या कहते हैं? मीजो कहते हैं मेरे भाई। तो इसी कंपाउंड का हमने नाम क्या दे दिया है? मीजो। इसको एक स्पेशल टैग दे दिया है कि ये मीजो कहलाएगा। कायरलिटी सेंटर रखते हुए भी क्या है? अकायरल। अब आइए समझिए मेरी बात को। अगर मैं इसके सामने दोस्त क्या रख देता हूं? मिरर। मेरी बात को आप ध्यान से सुनते हुए जाएंगे। अगर मैंने आपके यहां पर रख दिया है मिरर, तो आप बताइए इसकी क्या बनेगी? मिरर इमेज। किसी भी ऑब्जेक्ट के सामने अगर आप मिरर रखते हो तो नो डाउट उसकी क्या बनती है? इमेज। लेकिन आपको मैंने बहुत पहले बता दिया था कि हर ऑब्जेक्ट की मिरर इमेज होती है, पर हर ऑब्जेक्ट की मिरर इमेज नॉन सुपर इंपोजेबल नहीं होती। आप बताइए ये मॉलिक्यूल कैसा बताया आपने? अकायरल। और अकायरल की मिरर इमेज कैसी होगी बताओ? सुपर इंपोजेबल। तो आप कह सकते हो कि इसकी जो मिरर इमेज है वो कैसी है? सुपर इंपोजेबल। सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज, या इससे भी बेटर वर्ड होता है, आप बताइए। और अगर अपन बात करें तो आइडेंटिकल मिरर इमेज। सही बात है कि नहीं है? इसका मतलब सर आप कुछ और हिंट देना चाहते हो? जी हां, इनफैक्ट ये 2 अलग कंपाउंड ही आपने ही बोल दिया। क्या है? आइडेंटिकल। इसका मतलब इन दोनों के बीच में रिलेशन किसका है? होमोमर्स है। ये क्या है? होमोमर्स। इनफैक्ट ये 2 अलग कंपाउंड ही नहीं है। तो एक मीजो कंपाउंड की मिरर इमेज उसका होमोमर ही होता है, सेम ही होता है। क्योंकि मैंने एक डेफिनेशन बोली है, ध्यान से सुनना, वो हल्की नहीं है। वो डेफिनेशन स्टेटमेंट में आएगी, बहुत सारे लोगों को सुलटाएगी, बहुत सारे लोगों को, अच्छे अच्छे लोगों की बात कर रहा हूं मैं, कि अगर 2 स्टीरियो आइसोमर मिरर इमेज है तो एनेंशियोमर होंगे, और 2 स्टीरियो आइसोमर अगर मिरर इमेज नहीं है तो डायस्टेरियो। तो बच्चा कह रहा है ये भी तो मिरर इमेज है, मिरर इमेज है, पर ये आइसोमर नहीं है। क्या ये दोनों आपस में स्टीरियो आइसोमर्स है? नो, बिकॉज अकायरल मॉलिक्यूल की मिरर इमेज आइडेंटिकल होती है। तो ये आपके देखने का फर्क है, दोनों कंपाउंड्स एग्जैक्टली क्या है? सेम। तो आपका मीजो स्टेटमेंट्स आती है, बताओ मीजो कायरल होता है या अकायरल? अकायरल। बताइए मीजो ऑप्टिकली एक्टिव होता है कि इनएक्टिव? तो अल्फा नेट यहां पर क्या रहेगा आपका? 0। आइए अब इसी पर और बातें कर लेते हैं कि सर अल्फा नेट 0 कैसे हुआ? आपने तो बोला था अगर किसी मॉलिक्यूल में कायरलिटी सेंटर सिंगल है वो ऑप्टिकली एक्टिव। जैसे ये मॉलिक्यूल में कितना कायरलिटी सेंटर है? A, तो 100% ये ऑप्टिकली एक्टिव, कोई डाउट ही नहीं है। मतलब जब इस पर लाइट गिरेगी, आपका ऐसा प्लेन पोलराइज लाइट जाएगा तो ये रोटेट करेगा। तो जब एक से ही रोटेशन हो रहा है तो फिर 2 में ऐसा क्या हो गया कि अल्फा नेट क्या आ गया? 0। आइए इसको थोड़ा सा समझते हैं। आप समझिए, अगर हम इन दोनों मॉलिक्यूल्स को रिलेट करें, मान लीजिए ये आपका इस प्रकार से यहां से लाइट जा रही है यूं कायरलिटी सेंटर के थ्रू, इस प्रकार से आपका वाइब्रेशन है, इस प्रकार से यहां से गुजरेगी लाइट आपकी। तो आप बताइए ये इसके प्लेन को कैसे घुमाएगा? क्लॉकवाइज, चेंज कर देगा। और जब ये यहां से निकलेगी सेम लाइट तो ये भी उसी लाइट को घुमाएगा, लेकिन कैसी? एंटी क्लॉकवाइज। अगर इसने x डिग्री से क्लॉकवाइज घुमाया तो वो x डिग्री से एंटी क्लॉकवाइज, बिकॉज दीज टू आर एनेंशियोमर्स।
अमाउंट विल बी सेम बट द डायरेक्शन विल बी ऑपोजिट। क्या ये बात समझ में आया? एक दूसरे की क्या है? मिरर इमेज। आइए दोस्तों थोड़ा सा मीजो कंपाउंड की तरफ चलते हैं कि मीजो में भी तो कायरलिटी सेंटर था, फिर ऐसा क्या हो गया कि उसमें अल्फा नेट क्या निकल कर आ गया है? 0। आइए थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं, उम्मीद है आप लोग समझ पाएंगे। देखिए ये क्या है? कायरलिटी सेंटर। तो इसने नो डाउट पीपीएल के प्लेन को घुमाया होगा, कायरलिटी सेंटर घुमाता है। इसमें एक और भी कायरलिटी सेंटर है, इसने भी घुमाया होगा। और कमाल की बात यह है कि मॉलिक्यूल के अंदर ही आपका क्या बन रहा है? देखो मिरर, आधा मॉलिक्यूल बचे हुए पार्ट की मिरर इमेज है। तो इसको समझाने के लिए मैं ऐसा कहता हूं, अगर इस वाले कायरलिटी सेंटर ने पीपीएल के प्लेन को कैसे घुमाया होगा? क्लॉकवाइज। तो देखो इसी की मिरर इमेज नीचे बनी हुई है, तो अगर इसने क्लॉकवाइज घुमाया होगा तो इसने एंड द अमाउंट क्या रही होगी? सेम, क्योंकि मिरर इमेज है। क्लियर? अगर ये x डिग्री से क्लॉकवाइज तो इधर वाला x डिग्री से, और अल्फा नेट क्या हो गया है? 0। और ये विद इन द मॉलिक्यूल की कहानी है या अलग अलग मॉलिक्यूल्स की कहानी है? विद इन द मॉलिक्यूल की कहानी है। तो इसे इंटरनल कंपनसेशन कहते हैं कि विद इन द मॉलिक्यूल कुछ ऐसा हुआ कि आधे ने क्लॉकवाइज और आधे ने एंटी क्लॉकवाइज कैंसिल आउट कर दिया एक दूसरे को, जिसकी वजह से अल्फा नेट 0 हो गया। तो मल्टीपल टाइम्स पूछी गई लाइन है, मीजो कंपाउंड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन या ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सिमेट्री एलिमेंट्स। पीओएस या क्या आएगा इसमें? सीओएस। क्या ये पॉइंट आ गया है? अच्छा अब मेरे को बताओ सबसे पहली कहानी, अगर आपको मीजो पहचानना है, क्या पहचानना है? मीजो। तो मीजो की सबसे पहले कंडीशन क्या होनी चाहिए? मीजो में बताओ, मिनिमम क्या होने चाहिए उसके अंदर? मिनिमम 2 कायरलिटी सेंटर्स। मिनिमम 2 कायरलिटी सेंटर्स होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? अगर उसमें 2 कायरलिटी सेंटर नहीं है कम से कम तो मीजो नहीं हो सकता। एक वाला कभी नहीं होगा क्योंकि एक वाला हमेशा ही कायरल होता है। दूसरा आप बताओ, क्या 2 कायरलिटी या 2 से ज्यादा कायरलिटी सेंटर है तो वो हमेशा मीजो मिलेगा? नहीं। मीजो में क्या आता है? पीओएस या, और पीओएस और सीओएस कैसे मॉलिक्यूल्स में आते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनली सिमेट्रिकल। तो वो साथ के साथ कैसा होना चाहिए? कॉन्स्टिट्यूशनली सिमेट्रिकल भी होना चाहिए। हम देखकर ही बता देंगे कि वो मीजो है या नहीं है। पहले चेक करो मिनिमम 2 कायरलिटी सेंटर है, ठीक है। फिर चेक करो कॉन्स्टिट्यूशनली सिमेट्रिकल है या नहीं। अगर कॉन्स्टिट्यूशनली सिमेट्रिकल है तो फिर चांस है उसके मीजो होने की। लेकिन अगर कॉन्स्टिट्यूशनली अनसिमेट्रिकल है तो उसमें कभी भी सिमेट्री एलिमेंट्स नहीं आएंगे और वो मीजो नहीं हो सकता। क्या ये पॉइंट आपको समझ आया? जल्दी से जितना लिखा है नोट डाउन कीजिए, अब आपके सामने क्वेश्चंस आएंगे। जल्दी जल्दी सुटाएंगे भाई लोगों। मैंने पॉइंट्स ज्यादा नहीं लिखवाए हैं। मीजोइज है कायरल, मिरर इमेज ऑफ मीजोइज होमोमर, सब लिखा हुआ तो है सामने। उसी को स्टार लगाकर लिखने में कोई मतलब नहीं है। आपकी नोटबुक में लिखी गई हर एक लाइन का मतलब है। अभी आपको नहीं समझ में आएगा ये आरएस कॉन्फ़िगरेशन क्या है, लेकिन ये बहुत कमाल की चीज है, क्योंकि जेई एडवांस ऐसे खेल खेल चुका है अलग लेवल के। कई बार यूनिक कॉन्सेप्ट्स के साथ आता है। वो यूनिक कॉन्सेप्ट्स ऐसा नहीं है कि किसी बुक में दिए नहीं है, सब दिए हुए हैं, पर हम केवल पीवाईक्यू पढ़ते हैं।
एक बार सभी लोग लिखेंगे। देखिए मैंने लिखा है ना, मीजोमेरस कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, ऑपोजिट। ये क्या है बताओ, पीओएस। तो इस पीओएस में इसकी मिरर इमेज कहां है, यहां। ये रेड वाले दोनों एक दूसरे की क्या है, तो यहां पर अगर आर होगा तो यहां पर एस, और यहां पर एस होगा तो यहां पर, ये मीजो की खास बात है। क्या सर ये हमें आगे चल के समझ में आएगा, यस, हम खुद आरएस निकालेंगे इनके ऊपर, लेकिन हमने रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा है कि जब हम रिवाइज करेंगे तब तो हम पूरा पढ़ चुके होंगे, तो पहले से हमें चीजें ध्यान रहेंगी। क्या पता कौन सा पॉइंट कहां से क्लिक कर जाए और आप क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट का ही तरीका बदल दे कि सर इसको तो बहुत इजी तरीके से अप्रोच किया जा सकता था। सुलटा दिया है। अगर किसी में आपके सामने जीरो कायरलिटी सेंटर है तो वो हमारे लिए मीजो नहीं होगा। मीजो कौन सा होगा हमारे लिए, कायरलिटी सेंटर रखते हुए भी अकायरल, यानी कि कायरलिटी सेंटर होते हुए या तो क्या आ जाए पीओएस, या क्या आ जाए, या दोनों आ जाए, हमें कद्दू फर्क, मतलब इन दोनों में से कम एक होना ही चाहिए। इक्वल कहां वाला, ये भाई डायस्टेरियोमर नहीं है। मिरर इमेज नहीं होंगे। ये पहले बताओ एक दूसरे के आइसोमर है कि नहीं है, क्या आइसोमर नहीं है। ये सिस ब्यूटुइन है, वो ट्रांस ब्यूटुइन है। ये एक दूसरे के कौन से आइसोमर्स है, ज्योमेट्रिकल। दीज आर स्टीरियो, दीज आर स्टीरियो आइसोमर्स, पर ये मिरर इमेज नहीं है तो डायस्टेरियोमर्स होंगे। अगर मिरर इमेज हुए तो एनेंशियोमर्स। हालांकि हमें बात नहीं करनी है, डेफिनेशन ही बस ये, तो अगर हमें बोला जाए ये इसका एनेंशियोमर है या नहीं है तो मिरर इमेज से नहीं पहचानेंगे, आगे तरीका आएगा। ये इसका डायस्टेरियोमर है या नहीं है तो हम मिरर इमेज से नहीं पहचानेंगे। ये तो डेफिनेशन है, गलती से स्टेटमेंट में डेफिनेशन ही आ गई कि स्टीरियो आइसोमर्स व्हिच आर नॉट मिरर इमेज आर डायस्टेरियोमर, तो वो स्टेटमेंट तो हमें मालूम होनी चाहिए। पहचानने के तरीके आगे आएंगे। आइए वापिस लौटते हैं, एक बार दिमाग में क्लियर कर लो भाई लोगों। पहले मुझे बताओ मीजो कंपाउंड्स कैसे होते हैं, अकायरल। कैसे पहचानोगे, ये होते क्या है, कायरलिटी सेंटर होते हुए, इन्हीं को मीजो बोलते हैं। किसी को डाउट है, यानी कि कायरलिटी सेंटर मिनिमम दो तो होने ही, क्योंकि अगर एक कायरलिटी सेंटर है तो उसमें कभी पीओएस और सीओएस नहीं होगा। क्वेश्चन लिखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मीजो आइसोमर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मीजो आइसोमर, which of the following is mesoisomer, which of the following is mesoisomer। पहचानना इनमें से कौन सा मीजो है।
पहचानेंगे कौन मीजो है कौन नहीं है। यकीन मानिए एक भी क्वेश्चन नया नहीं है आपके लिए। पहचानना शुरू करो। सभी पहले का आंसर लिख लेंगे, सभी लोग पहले का आंसर लिख लेंगे। पहले वाला मीजो है राक्षस, है कि नहीं है? पहले वाले का आंसर कहां है? आ रहा हूं। पहले का आंसर सभी के पास होना चाहिए, है? बढ़िया। लिख बेटा, डंडा भी आएगा यहां पे, या तो क्लास से भग जाओगे सारे, अगली साल आओगे। या बिना पिटे रिमोट नहीं चलता, दिमाग तुम्हारा कैसे चलेगा? मीजो है? है कि नहीं है? पहले वाला कहां है? क्या लिखा है तूने? पहले वाला है? पहले वाला कितने लोगों ने मीजो डिक्लेयर किया है? जो पिटे हैं वो तो मना नहीं कर सकते, बाकी झूठ नहीं बोलना है। कितने लोगों ने इसको मीजो डिक्लेयर किया है? हवा में याद करो, ऐसे ऐसे होना चाहिए। जो पिटे हैं वो तो करो। हमें मीजो की डेफिनेशन क्लियर क्या है ना, हम चलते हैं यूं, प्लेन ऑफ सिमेट्री। अच्छा, प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाए तो मीजो होता है। कायरलिटी सेंटर कितना है इसमें? ये मीजो बनेगा। कुछ लोगों ने कमाल की बात, ये कायरलिटी सेंटर बना दिए। इस कार्बन पर ये दोनों ग्रुप, इस कार्बन पर भी ये दोनों ग्रुप। इसीलिए मैंने बोला था पहले डेफिनेशन समझो, डेफिनेशन समझो। डेफिनेशन ही नहीं समझ में आ रही, कैसे मीजो को पहचानेंगे हम? फिर से सोचो, मीजो क्या होता है? मीजो क्या होता है? कायरलिटी सेंटर होते हुए है कायरल, कायरलिटी सेंटर होते हुए है कायरल। इसमें पीओएस सीओएस देखना ही नहीं था, ये नहीं हो सकता आपका मीजो। नेक्स्ट वाले में बताओ, कायरलिटी सेंटर कितना है? कितना है? कैसे होगा ये मीजो? फिर बना दिया होगा। तो यहां कौन है ये, और ये भी कौन है? कैसे हो सकता है कायरलिटी सेंटर? ये मीजो, ये मीजो। नेक्स्ट वाले में बताइए कितने कायरलिटी सेंटर्स हैं? इसके चांसेस हैं 2 कायरलिटी सेंटर। अच्छा, अब पीओएस और सीओएस कैसे मॉलिक्यूल्स में आता है? कॉन्स्टिट्यूशनली सिमेट्रिकल। क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनली सिमेट्रिकल है कॉन्स्टिट्यूशनली सिमेट्रिकल है। इधर से करो नंबरिंग, उधर से, सभी को नंबर क्या मिलेंगे? सेम, एक्सेप्ट आरएस कॉन्फ़िगरेशन यानी कि स्टीरियो। अब हमें चेक करना पड़ेगा। अच्छा, इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री तो, और यही ढूंढ दोगे तुम, एच के अपोजिट, OH के अपोजिट, COH के अपोजिट, और बोल दोगे यस इट इज मीजो। सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, प्लेन ऑफ सिमेट्री भी, ये भी मीजो नहीं है। ये तो कायरल मॉलिक्यूल है। और मीजो कैसा होता है? ये तो कायरल है साहब। आइए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कितने कायरलिटी सेंटर्स हैं? कायरलिटी सेंटर्स हैं 2। मॉलिक्यूल कॉन्स्टिट्यूशनली कैसा है? कॉन्स्टिट्यूशनली अनसिमेट्रिकल। बिल्कुल सही जवाब दिया। तो क्या ये मीजो हो सकता है? नहीं हो सकता, कभी नहीं कटेगा 2 बराबर हिस्सों में। ऐसे काट के देख रहे हो, अबे CHO एक ही है, दूसरा है ही नहीं, 2 बराबर हिस्से नहीं हो सकते, तो ये मीजो नहीं हो सकता है। अगला क्वेश्चन, कितने कायरलिटी सेंटर हैं? 2। जीरो दिमाग से पैदल इंसान। कौन सा रिप्रेजेंटेशन है ये? न्यूमैन। मैंने बोला था ना, कायरलिटी सेंटर पर ही सारे क्वेश्चन नहीं करवाता हूं, कायरलिटी सेंटर के आगे आता रहता है। इस पर जरा गौर से देखो, कौन जुड़ा हुआ है? H, OH, COH, और पीछे पूरा कार्बन। तो दिस इज ए कायरलिटी एंड दिस इज ए कायरलिटी। जो आपने डॉट लिखा है वो फ्रंट कार्बन है,
और जो सर्कल लिखा है वो बैक कार्बन है। और अगर आप इसको थोड़ा सा ठीक से देखना चाहो तो इस वाले कार्बन को अभी आपके सामने है, ऐसे देख रहे हो तो क्या है ये न्यूमेन, और ऐसे देखोगे तो सोहर्स। तो इसी को ही थोड़ा सा मैं आपको तिरछा करके दिखाऊं तो ये वाले मॉलिक्यूल की बात चल रही है, ये वाले मॉलिक्यूल की जो है वो बातें चल रही हैं। ये वाला मॉलिक्यूल है मेरे भाई, ये रहा, ये वाला क्या है मॉलिक्यूल। तो देखो ये वाला कार्बन कायरलिटी सेंटर, ये वाला कार्बन, तो ये जो आपका फ्रंट कार्बन है ये यहां पर है, और ये जो बैक कार्बन है ये सर्कल है। सो इट कंटेन्स टू कायरलिटी सेंटर। कायरलिटी सेंटर वाले दिन ही अच्छे क्वेश्चंस नहीं करवाता हूं, थ्रू आउट द लेक्चर्स उनको इस्तेमाल में लेने की कोशिश रहती है। अब बताइए इसमें एक्लिप्स कंफर्मेशन है, सेंटर ऑफ सिमेट्री तो नहीं होगा। क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री है? कहां से काटो मॉलिक्यूल को? फ्रंट कार्बन और बैक कार्बन के बीच से, यहां से मॉलिक्यूल को कट करो, COH के सामने, OH के सामने और H के सामने। तो ये कार्बन फ्रंट कार्बन और बैक कार्बन के बीच में गैप है जो कि बॉन्ड विजिबल, बिल्कुल बीच से काट दो। सो दिस मॉलिक्यूल कंटेन्स व्हाट? प्लेन ऑफ सिमेट्री। यस, कायरलिटी सेंटर होते हुए अकायरल, यही तो क्या होता है मीजो, ये मीजो है। कैन वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? कितने कायरलिटी सेंटर है बच्चे? सो इसमें कायरलिटी सेंटर है 2। बताओ मॉलिक्यूल कॉन्स्टिट्यूशनली कैसा है? सिमेट्रिकल, बिल्कुल सही बात। क्या इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है? नहीं है, क्योंकि ऐसे अगर आप प्लेन निकालोगे तो COH के पीछे कौन है? OH कौन बोला है? OH वेज पर है प्लेन से, कुछ भी बोलते रहते हो। तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। क्या इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है? अब आपको वापस रिपीट हो रहे कल वाले क्वेश्चन, ये देखो बीच में, यहां इस कार्बन के अपोजिट ये OH यहां पर है तो यहां OH डैश पर, COH के अपोजिट COH। यस, इट कंटेन सेंटर ऑफ सिमेट्री। कायरलिटी सेंटर होते हुए भी अकायरल को ही क्या बोलते हैं? मीजो। तो साहब ये मीजो कंपाउंड है। कैन वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? अच्छा एक बात बताओ, अगर ये मीजो है तो इसकी RS कॉन्फ़िगरेशन पर क्या कमेंट करोगे तुम? अगर दो कायरलिटी सेंटर है तो दोनों पर RS अपोजिट, अगर इस पर R होगा तो उस पर, और इस पर S होगा तो उस पर 100% हम आगे निकालेंगे, देखना। क्लियर? आइए नेक्स्ट वाले में कितने कायरलिटी सेंटर्स हैं? 2। बताओ मॉलिक्यूल कॉन्स्टिट्यूशनली, कल भी आया था ये एग्जांपल, और इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है पर सेंटर ऑफ सिमेट्री और कायरलिटी सेंटर रखते हुए अकायरल मीजो है। क्लियर? नेक्स्ट आप बताइए इसमें कितने कायरलिटी सेंटर है? ये दोनों कायरलिटी सेंटर, देखो ये रहा। अगर इस पर कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? R तो उस पर, और इस पर S तो उस पर, चेक करेंगे हम अगली क्लास में, देखना। कितने कायरलिटी सेंटर हैं? 2। बताओ मॉलिक्यूल कॉन्स्टिट्यूशनली कैसा है? सिमेट्रिकल। लेकिन ना तो इसमें POS है और ना ही इसमें, तो ये मीजो नहीं है। सर इतना जल्दी कैसे सॉल्व कर दिया? कल का एग्जांपल है, ये रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट वाले में कितने कायरलिटी सेंटर हैं? मात्र 2। तो कायरलिटी सेंटर हमारे सामने है 2। मॉलिक्यूल कॉन्स्टिट्यूशनली कैसा है? सिमेट्रिकल। क्लियर? क्या इसमें POS था? नहीं। क्या इसमें COS है? कायरलिटी सेंटर होते हुए अकायरल, इसी को तो मीजो कहते हैं। अब आप चेक कर लेना जब RS पढ़ेंगे, अगर इस पर R है तो उस पर S होगा, और इस पर S है तो उस पर R होगा। RS से भी मीजो पहचाने जाएंगे बहुत आसानी से। नेक्स्ट वाले में कितने कायरलिटी सेंटर्स हैं? 1 2 3 4। तो इसमें कितने कायरलिटी सेंटर्स हैं? 4। कॉन्स्टिट्यूशनली मॉलिक्यूल बताओ कैसा है? सिमेट्रिकल। गौर से देखो दोनों साइड से, नंबरिंग इधर से कर लो चाहे उधर से कर लो, सबको नंबर क्या मिलेंगे? सेम। कॉन्स्टिट्यूशनली सिमेट्रिकल। फीसर है तो सेंटर ऑफ सिमेट्री तो नहीं होगा। प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या? प्लेन बिल्कुल यहां से निकालो बीच से, BR के नीचे, H के नीचे, Cl के नीचे, H के नीचे, CH3 के नीचे। यस, इट कंटेन्स प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो ये क्या है? मीजो। अब बच्चे मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, कौन कौन से कायरलिटी सेंटर्स पर RS कॉन्फ़िगरेशन एग्जैक्टली अपोजिट होगा? एग्जैक्टली अपोजिट। देखो इस कायरलिटी सेंटर की मिरर कौन है? ये
तो इन दोनों पर RS एकदम, अगर यहां R तो यहां S मिलेगा, यहां S तो यहां, हम निकालेंगे अगली क्लास में। क्लियर? आप बताओ, इस वाले के अगर अपन बात करें तो इसका मिरर इमेज कौन है? ये। तो अगर इस पर R तो नीचे वाले पर, इन पर अपोजिट मिलेगा, मतलब इन दोनों पर RS एकदम अपोजिट होगा, इन दोनों पर भी RS एकदम अपोजिट होगा। ये मीजो को पहचानने का जबरदस्त तरीका है और ये यूनिक बात है, आपने ऐसी बातें कभी ऑब्जर्व नहीं की है। जो बता रहा हूं कि यूनिक है तो यूनिक है, क्योंकि हमें अपनी तारीफ खुद से करनी पड़ती है। अनअकैडमी ने बोला है कि हमारा इतना बजट नहीं है ऑनलाइन की तरह आपके पीछे भी एक यूट्यूबर छोड़े, या तो आप अपना खुद का खरीदो या फिर अपनी तारीफ खुद ही करते रहो। चलिए, तो ये मीजो की कहानी थी। हमारे दिमाग में कई बार ये सेट हो जाता है कि 2 कायरलिटी वाले मीजो होते, नहीं, 2 से ज्यादा, 2 या 2 से ज्यादा। तो देखो 4 वाला भी मीजो है, 2 मिनिमम होने चाहिए, क्योंकि एक में तो कभी भी पीओएस और सीओएस आएगा ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 11। बताइए, ये मीजो है या फिर नहीं है? ये मीजो है या फिर नहीं है? ये मीजो है या फिर नहीं है? बताइए, बताइए, प्लेन ऑफ सिमेट्री कहां से जाएगा? यहां से। ये तो ये रहा कायरलिटी सेंटर और ये रहा कायरलिटी, तो मिनिमम 2 कायरलिटी सेंटर के साथ पीओएस, तो इसमें आ गया है पीओएस, मतलब कैसा है? अकायरल, मतलब ये मीजो है। जिससे आपका प्लेन पास हुआ है वो कायरलिटी नहीं, सूडो है। आगे आपको पता चलेगा आरएस कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू। तो अगर मैं आपसे पूछूं कौन से 2 कायरलिटी सेंटर का कॉन्फ़िगरेशन अपोजिट होगा? इसका और इसका। अगर इस पर आर होगा तो इस पर, और इस पर एस होगा तो इस पर। कंफर्म देख लेना आप, अगली क्लास में हमें पता लगने लगेगा। तो ये हमारे सामने था मीजो कंपाउंड। कैन वी मूव टू द नेक्स्ट? अगला टॉपिक हमारे सामने रहेगा असाइनिंग कॉन्फ़िगरेशन। असाइनिंग कॉन्फ़िगरेशन। असाइनिंग कॉन्फ़िगरेशन, क्या असाइन करना सीखेंगे हम? कॉन्फ़िगरेशन असाइन करना सीखेंगे। हमने जब ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स थे तो उनकी कॉन्फ़िगरेशन असाइन करना सीखा। कैसे? सिस टर्म से, इजेड से। क्लियर? सिन एंड टी की हमने बातें नहीं की क्योंकि हमारे सिलेबस में, इनफैक्ट इजेड भी हमारे सिलेबस में नहीं है, पर मुझे उसकी जरूरत यहां पड़ती है, इसलिए मैंने उसको पढ़ाया। तो अगली क्लास में सभी सीआईपी सीक्वेंस रूल्स रिकॉल करके आएंगे, ठीक है? उनकी जरूरत पड़ेगी मुझे। तो हम कॉन्फ़िगरेशन असाइन करना सीखेंगे। इसमें सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन रहेगी हमारे सामने एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन, इसी को ही बच्चे हम आरएस कॉन्फ़िगरेशन भी कह देते हैं। एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन कह दीजिए, या इसी को ही आप क्या कह सकते हैं? आरएस कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें तो हमारे सामने रहेगी रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन। रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन, रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन, इसी को ही हम कैपिटल डी या फिर कैपिटल एल कॉन्फ़िगरेशन भी कह देते हैं। रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन कह दीजिए, या फिर आप इसको कैपिटल डी या फिर कैपिटल एल कॉन्फ़िगरेशन कह दीजिए, एक ही बात है, ठीक है? इन पर क्वेश्चंस बनते हैं, ये दिया हुआ है चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स के अंदर। क्लियर? ये आपका पूरा इस्तेमाल मिलेगा चैप्टर एल्काइल हैलाइड्स एंड एराइल हैलाइड्स। इस बार स्टीरियो पर खुल खुल के बातें की हैं, तो हम स्टीरियो को बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। क्या पढ़ेंगे? एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन, दैट इज आरएस कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे। तो आ जाइए, सबसे पहले हम बात करेंगे आरएस कॉन्फ़िगरेशन। आरएस कॉन्फ़िगरेशन, क्लियर? ब्रैकेट में इसी को कौन सी कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं? एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। एब्सोल्यूट
कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि ये किसी पर डिपेंड नहीं करता है। जब रिलेटिव पढ़ाऊंगा तब समझ में आएगा कि इसको एब्सोल्यूट क्यों बोला गया है। आरएस कॉन्फ़िगरेशन या फिर एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन, इसमें लिख दीजिए। RS configuration is based on RS configuration is based on RS configuration is based on CIP sequence rules. RS configuration is based on CIP sequence rules. CIP sequence rules EZ के टाइम पर पढ़ाए थे। CIP sequence rules किस पर बेस्ड है ये? CIP sequence rule पर बेस्ड है। क्लियर? देखिए मैं इन सब चीजों पर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता कि R का मतलब रेक्टस, S का मतलब सिनिस्टर, ये कोई मतलब नहीं, कोई पूछता ही नहीं है। मैं लॉजिकली बात करना चाहूं तो RS में केमिस्ट था, अगर आपने देखा होता RS कान, ये आपके जो है ये RS कान का सी लिया गया है। ऐसे ही कौन था? CK इन गोल्ड, दूसरा केमिस्ट का नाम क्या था बताओ? CK इन गोल्ड। और तीसरे का नाम क्या था? V प्रीलोग। तो इन केमिस्ट के सरनेम के ही तो लिए गए हैं CIP सीक्वेंस रूल। तो आपको साफ साफ दिख रहा है RS कॉन्फ़िगरेशन। हालांकि किसने किसी भी बुक में कहीं भी ये नहीं कहा कि ये नोमेनक्लेचर मेरे नाम पर आया है, कहीं नहीं लिखा हुआ, लेकिन हम समझ तो गए ही, हम समझ तो गए ही। क्लियर? ऐसा वहां पे भी क्या था ना अकेडमी के विक्ट्री सेलिब्रेशन में, एक अपने सर लोग हैं, तो एक सर भी थे, एक मैडम भी थी, दोनों की क्या अंडर 100 रैंक थी। कई बार तो बता चुके थे, एक्चुअली वो खुद ही बता चुके थे कई बार। फिर एक क्वेश्चन भी ऐसा ही फ्रेम किया कि स्टेज पर कितने ऐसे हैं जो अंडर 100 हैं। मतलब अल्टीमेटली वो ये कन्वे करना चाहते हैं कि तुम जानो कि हम भी अंडर 100 थे। समझ रहे हो? तो ये ऐसा क्वेश्चन है कि देखो आर का मतलब क्या है? रेक्टस। एस का मतलब क्या है? सिनिस्टर। मेरे नाम पर नोमेनक्लेचर नहीं आया है, साफ दिख रहा है। क्रेडिट लिया नहीं, लेकिन काम तो इसी तरीके से हुआ है। तो ये हमारे सामने होता है आरएस कॉन्फ़िगरेशन। आर स्टैंड्स फॉर रेक्टस, एस स्टैंड्स फॉर सिनिस्टर। कोई पूछने वाला नहीं है, एक पॉइंट लिख देंगे इसमें। आप जानते हैं सीआईपी सीक्वेंस रूल में तो हम प्रायोरिटी असाइन करते हैं। क्या असाइन करते हैं? प्रायोरिटी। और प्रायोरिटी रूल्स एंटायरली बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर्स। तो अगली क्लास में एकदम रिकॉल करके आएंगे, वापस से पढ़ के आएंगे। लिखिए, प्रायोरिटीज आर असाइंड टू, priorities are assigned to, priorities are assigned to 4 different atoms or groups, 4 different atoms or groups, 4 different atoms or groups attached to the chirality center, attached to the chirality center, attached to the chirality center on the basis of CIP sequence rule, on the basis of CIP sequence rule, on the basis of CIP sequence rule। इधर देखो भाई लोगों क्या कह रहा है, ध्यान से समझेंगे हम। आप बताओ ये क्या है? कायरलिटी सेंटर। ये कायरलिटी सेंटर कब होगा? जब इस पर जुड़े हुए चारों के चारों एटम या ग्रुप क्या होंगे? अलग। ये चारों के चारों भाई लोगों एकदम क्या है? अलग। तो कहता है इन चारों को हमें क्या देनी है? प्रायोरिटीज। आप बताओ चारों किससे जुड़े हुए? कायरलिटी सेंटर। एंड दीज प्रायोरिटी विल बी असाइंड ऑन द सीआईपी सीक्वेंस रूल। तो कहता है ये डायरेक्टली अटैच्ड एटम्स के वही एटॉमिक नंबर देखेंगे, जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा उसको प्रायोरिटी क्या दे देंगे? 1। उससे कम वाले को, उससे कम वाले को, और उससे कम वाले को, ऐसे 1 2 3 4 प्रायोरिटी देंगे। जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा, तो उसको वहां हाई प्रायोरिटी बोलते थे, यहां उसको प्रायोरिटी 1, उससे कम वाले को 2, उससे कम वाले को, और उससे कम वाले को, यानी कि एटॉमिक नंबर जिसका सबसे कम उसको 4 और सबसे ज्यादा उसको 1, बाकी बीच में रहेगा।
बाकी बातें करेंगे हम अगली क्लास में। तो अच्छे से आप CIP सीक्वेंस रूल याद करके आएंगे। ध्यान रखना, मैं बोर्ड पे बुलाकर प्रायोरिटी असाइन करवा सकता हूं। कितना बाकी है, ये गलत सवाल है।